Good morning, students. Now we will learn about the conservation of momentum. This is a very important topic in the physics. So first we should know the meaning of momentum. Momentum is defined as the product of mass into velocity. It is denoted by P and it is defined as the product of mass into velocity. अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। अगर बॉडी मोशन में है तो मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब होता है मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total momentum for an isolated system, total momentum remains conserved। ठीक है, क्या मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम का? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो टोटल मोमेंटम सेम रहता है। एक तो हम इस चीज को ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या जानते हैं? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाए जीरो तो चेंज इन मोमेंटम हो जाए जीरो, और चेंज इन मोमेंटम हो जाए जीरो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यही बताता है हमारे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस चीज को हम एक तरीके से और भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डेरिवेशन करना पड़ेगा कि लेट ये ए बॉडी है, ये कोई बी बॉडी है। इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का है पी ए, इस बॉडी का है पी बी। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी बी। फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम तो ये मान लिया पी ए डैश और ये हो गया पी बी डैश। These two bodies they undergo collision, टकराते हैं। तो शुरू में इन दोनों के पास मोशन था, वेलोसिटी था, यानी मोमेंटम था। टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम, these two gets collided and they get separated, और उसका जो मोमेंटम चेंज हो गया वो पी ए डैश और पी बी डैश। ठीक है, अब फ्रॉम देखो जी यहाँ पे एक चीज और देखो, तो जब जैसे ही टकराए थे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया था, फोर्स एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, और फोर्स एफ बी ए का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से टकराए थे तब क्या हुआ था? इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। अब इसी चीज को जो है, इसी चीज को हम लिखते हैं कैसे? फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम लगा था पोजीशन कुछ सेकेंड में, जिस सेकेंड में वो टकराए थे। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ ए बी क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो ए के ऊपर फोर्स लगाया तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? ए का। सो फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सिमिलरली एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, ये क्या होता है, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज किसका होगा, बी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये तो था फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि ये भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा ए के ऊपर, ठीक है। सो ए बी कितना है, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस ये पी बी डैश माइनस पी ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी बी डैश प्लस पी ए और पी ए डैश माइनस पी ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अरे यार, सो एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये पी बी था, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो पी ए प्लस पी बी, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहा। तो ये कॉन्सेप्ट आता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। इसमें इसके बारे में नोट करो। अब इसके जो एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशंस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही गन से बुलेट बाहर निकलती है पीछे झटका लगता है, दैट इज सेड टू बी द रिकॉइल ऑफ द गन। एज द बुलेट फ्रॉम द गन मूव आउटवर्ड्स, देन द गन means moves in the backward direction. This is said to be the recoil of the gun. So let us apply the conservation of momentum in the recoil, ठीक है। So here we have two, here we are talking about two, one is about gun and second one is about bullet। यहाँ दो चीज़ों के बात मतलब बारे में बात कर रहे हैं। तो m is the mass of gun, u is the initial velocity of the gun, mass of the B subscript bullet, initial velocity of bullet is equal to mass of the gun, final velocity of the gun, mass of the bullet, final velocity of bullet, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों को इक्वल किया। अब देखिए जी, शुरू में जो U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में गन और बुलेट, गन के अंदर बुलेट थी यानी दोनों की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, रेस्ट में थे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, यानी टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। अब इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी। So Vg is equal to mb vb upon m into g। माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन वहाँ चला जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगर आप वेक्टर में लिखेंगे तो ये मालूम चलेगा कि अगर बुलेट की वेलोसिटी इधर है
तो माइनस साइन बताएगा कि गन दैट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये केस आता है रिकॉइल ऑफ गन का। देखो जी, जब फायरिंग के टाइम ये एडवाइस दिया जाता है कि दैट गन शुड बी हेल्ड टाइटली विद द शोल्डर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फायरिंग द गन शुड बी हेल्ड टाइटली विद द शोल्डर। उसको टाइट से पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मास बढ़ेगा तो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। मीन्स अगर इसको टाइटली पकड़ेंगे शोल्डर से तो टोटल मास जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा और जो झटका शोल्डर पे जो लगेगा वो कम लगेगा। अदरवाइज ये जो है ना शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये सारे जॉइंट्स खुल जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि एडवाइस किया जाता है कि जब भी फायरिंग करते टाइम द गन शुड बी हेल्ड टाइटली विद द शोल्डर। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, propulsion of रॉकेट। आपने देखा होगा कि जब रॉकेट मूव करता है तो रॉकेट ऊपर जाता है और गैसेस क्या होती हैं नीचे। सो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वापस ऐसे ही अब इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रॉकेट और गैस की बात कर रहे हैं, तो लगा दिया यहाँ पर m r सबस्क्रिप्ट फॉर द रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, मास ऑफ गैस g फॉर गैस और u फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ द गैस, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गैस। अब देखो शुरू में रॉकेट के अंदर वो एग्जॉस्ट मतलब जो फ्यूल है वो क्या है, रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम ये वेलोसिटी तो मास कभी जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी जीरो तो जीरो इंटू ये जीरो, ये वेलोसिटी ऑफ गैस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैस जीरो इंटू ये मास जीरो, तो टोटल कितना है, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू एम आर वी आर प्लस एम जी वी जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस एम जी वी जी अपॉन एम आर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी ऑफ गैस, जैसे ही रॉकेट ऊपर जा रहा है, सॉरी अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो गैसेस नीचे की तरफ आ रही है। तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके और भी एप्लीकेशंस है, जैसे स्पेस में है आप या कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं तो स्पेस में भी फ्रिक्शन नहीं होता है, तो अगर फूंक मारेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मोशन कहाँ पे होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आपको पीछे की तरफ जाना है तो आप कोई पत्थर आगे फेंको तो मोशन होगा पीछे की तरफ। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि अगर मान लो नदी के किनारे या सी शोर पर कोई एक नाव है और आप जंप करते हैं किनारे पर, तो जैसे ही आप किनारे की तरफ जंप करेंगे बोट किधर जाएगी, ऑपोजिट में। तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ conservation of momentum. So these are the applications of conservation of momentum. Thank you.